हो गया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट किया है। तो चूंकि आज हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को कराना था, चूंकि कल हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हमने उसको स्किप कर दिया था। तो आज हम सबसे पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे और उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। चूंकि हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया जो है प्रेसिडेंट को, और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने गवर्नर के बारे में पढ़ी, गवर्नर के पावर्स के बारे में पढ़ा थोड़ा। हालांकि गवर्नर टॉपिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नर टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने गवर्नर की केवल पावर को रिलेट किया कि गवर्नर की और प्रेसिडेंट की कॉमन पावर्स क्या थी, वो हमने सभी चीज़ें पढ़ी। हमने बिल के रिगार्डिंग पढ़ा कि कौन सा बिल किस टाइप का होता है, बिल कितने तरीके से बनाया जा सकता है और बिल कैसे पास किया जाता है, वो सब ने हमने सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद अब हमने एक पूरी तरीके से जो हमारा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया। अगर हम पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीसीएस में जो भी पीटी में आएगा वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं एक राष्ट्रपति के सेगमेंट में, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है पीसीएस में, तो वहां पे लगभग 80% आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जिनको आपको पढ़ के समझना होगा कि एक्चुअल में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, ठीक है। दूसरी बात, हम इस बैच में केवल और केवल फैक्ट पे काम करते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि चल आईएएस का तक्का कराइए, तो बेटा सबसे पहली तो बात यह है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उनको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि एक एसएससी के बैच में और एक आईएएस के बैच में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईएएस में जो भी आपसे पूछेगा वो केवल और केवल एक्सप्लेनेशन पूछेगा, उसका कारण पूछेगा, यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, इस तरीके से सारी चीजें पूछेगा। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी के बारे में, तो एसएससी केवल आपसे फैक्ट पूछती है, ओनली फैक्ट, ठीक है। और अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है सीरियसली आईएएस की, तो सबसे पहले उसको अपने फैक्ट क्लियर करने होंगे, देन उसके बाद उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम बात करें एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज के बारे में, यानी कि जो हमारे यूरोपियन लोग जो आए थे भारत में, उनका अट्रैक्शन इंडिया में क्या था। तो अगर हम फैक्ट पढ़ें तो फैक्ट है इसका कि गरम मसाले। लेकिन अगर इस चीज को एक्सप्लेनेशन करना है तो हम उस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था और रिटर्न हुआ था 1499 में, क्या लेकर के, ब्लैक पेपर लेकर के, यानी काली मिर्च लेकर के। तो देन वहां पे जब उसने उस ब्लैक पेपर को अपना आने जाने का खर्चा, अपने रहने का खर्चा और उस ब्लैक पेपर को खरीदा, उसका खर्चा निकाल करके उसको 60% का प्रॉफिट हुआ, यानी 60% प्रॉफिट पर बेचा। तो वहां के जो यूरोपियंस थे उनका अट्रैक्शन बढ़ा इंडिया की तरफ, उन्हें लगा कि भाई इंडिया में कुछ तो है। तो ये सारी चीजें जो अगर एक्सप्लेनेशन में हमसे पूछे, वो सिविल सर्विसेज में पूछता है, लेकिन एसएससी में आपसे केवल फैक्ट पूछेगा। अब सपोज दैट मैं आपसे कह दूं, पॉलिटी के सेक्शन में कह दूं कि भाई राष्ट्रपति का टेन्योर कितना है, तो आप सीधा आंसर बताएंगे 5 साल, यानी कि 5 ईयर। लेकिन सिविल सर्वेंट, अगर आप एक सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उसने पूछ लिया गया, या उसमें आपको लगता है कि कहीं हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल को एक एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे आप वो सारी बातें लिखेंगे जो मैंने आपको बताई। लेकिन एसएससी में केवल फैक्ट पूछेगा कि बताइए राष्ट्रपति की जो है टेन्योर कितना होता है, और आपको 4 ऑप्शन देगा और वहां से आपको चूज करने हैं।
अब हमने टॉपिक कंप्लीट किया प्रेसिडेंट। अब आपका सेकंड काम होगा कि आपके पास जितने भी एमसीक्यूज हैं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी जो है लूसेंट के और घटना चक्र के पहले से ही मैंने पीडीएफ अपलोड करा दी है। पहले तो वे क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद एक वेबसाइट बता दी जाएगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे सब सब्जेक्ट के लिंक बने हुए हैं। ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे टॉपिक वाइज आपके पास जो है मॉक टेस्ट खुल करके आ जाएंगे। तो आपने जैसे प्रेसिडेंट पढ़ा है तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप वहां पे जो है उसको दे सकते हैं। लगभग 6 से 7 सेट हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। वहां पे भी काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इतना डाटा सुफिशियंट होता है एक टॉपिक के लिए। और हमें कितने सारे टॉपिक पढ़ने हैं पॉलिटी के, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से चीजें हम धीरे धीरे धीरे, हमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हम पॉलिटी को या हिस्ट्री को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी को या रीजनिंग को या करंट अफेयर को, हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे कि एग्जाम में जब हम बैठे तो हमें ये बात, इस बात का अफसोस ना हो कि काश हम थोड़ा सा और पढ़ लेते, है ना, या हम थोड़ा सर की बात मान लेते, या फिर हम पहले से तैयारी कर लेते। तो वो चीजें हमें खत्म करनी है। और साथ ही लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि एक बार, पहली बार और आखिरी बार। एक कहावत किसी ने सच्ची कहा है कि जो मोती होते हैं ना, वो गहरे पानी में मिलते हैं। अगर सागर के ऊपर तैरोगे तो कचरा ही मिलेगा और कचरे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहरे समुद्र में जाओगे तो मोती मिलेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप कचरे से काम चलाना चाहते हैं या मोती से काम चलाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज, खासकर स्पेशल गवर्नमेंट जॉब और सक्सेस, बिना हार्डवर्क, बिना संघर्ष, बिना सेक्रीफाई के नहीं मिलती। आपको हर चीज में सेक्रीफाई करना होता है। ठीक है, हमने भी किया और लोग भी करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे बैचेस में, अब जैसे ये बैच है, इस बैच में कम से कम काफ़ी सारे बच्चे हैं। अब मान लीजिएगा एक बैच में मान लो 1200-1300 बच्चे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, उन 1200-1300 बच्चों में क्या उन सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होगा मेरे यहाँ पे? नो। मुझे पता है कि 1200-1300 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं इस बैच में, तो उनका सबका एडमिशन, उनका सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा 200-300 बच्चों का, केवल जो पढ़ने लिखने वाले हैं ओनली। क्योंकि बाकी लोगों का नहीं होगा। बाकी लोग तो कुछ मजे ले रहे होंगे, कुछ किन्होंने बाय कर लिया तो अब उसका टाइम पीरियड पूरा कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनको लगता है कि भाई आराम आराम से तैयारी करेंगे। तो काफ़ी सारी सबकी प्रॉब्लम है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं ना कहीं, तो दिमाग से निकाल दो कि 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें। और वही बच्चे सीरियस होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज खरीद लो, प्रैक्टिस बैच ले लो, बाहर से कोई चीज़ खरीद लो, ये बुक खरीद लो, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसमें डेफिनेटली पैसा इन्वेस्ट होगा। अब जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो अब आप एक बात बताओ, अगर सरकार से आप 50,000 की सैलरी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी तो कुछ इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? समझ रहे हो ना। और दूसरी बात यह है कि 1000 लोगों को अगर कह दिया जाए कि भाई आप प्रैक्टिस सेट पढ़ के ये चीज की प्रैक्टिस कीजिए, तो उन 1000 लोगों में से 50 ही बच्चे प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे और उन 50 में से 40 बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि वे 10 बच्चे भी ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस सेट को एक बार देख के रख देंगे साइड में। समझ रहे हो ना। और बाकी जो बच्चे बचे 950, वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, वो पढ़ते रह जाएंगे। सन 2015, 2020, 2022, 23, 24, इस तरीके से सन भरते चले जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या कहेंगे? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। एक और गुड न्यूज आपके लिए मैं बता देता हूं अभी से ही।
जो बच्चे गरीब है, लाइक कोई बच्चा पुअर है, कोई बच्चा किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर कोई बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा ही टारगेट लेना चाहता हूँ, बड़ा टारगेट यानी ISPCS, तो उनके लिए एक मैं फाउंडेशन कोर्स लेकर के आऊँगा। और उस फाउंडेशन कोर्स की जो फीस होगी ना वो इतनी नॉमिनल होगी, नॉमिनल का मतलब है कि नॉमिनल बस, बहुत, यानी कि जो आप इन बैचेस की फीस देते हो ना इससे भी कम फीस होगी। और उस बैच में सभी टारगेटेड सभी चीज़ें करवाए जाएंगे, और जो बच्चे इच्छुक हों तो वो जो है सभी बच्चों को बता दे कि जल्द ही यहाँ पे एक फाउंडेशन बैच कोर्स आने वाला है 2021 और 22 के लिए। और जो बच्चे चाहते हैं कि आराम आराम से तसल्ली के साथ कम पैसों में अच्छे कंटेंट में तैयारी करें IAS की, तो उसके लिए बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में है। पहली क्लास में मैंने शायद, इससे नेक्स्ट क्लास में मैंने 368 लिख दिया था, वो आप सही कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 360 में हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसका बेस क्या है। तो इसका बेस केवल एक ही है, और आप सभी जानते हैं कि इसका बेस है फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि वित्तीय संकट। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में है, और इसका जो बेस है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। और जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में पैसों की कमी हो जाए और गवर्नमेंट के पास इतना भी फंड ना हो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे सके, या फिर कोई पब्लिक वेलफेयर में कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको भी मेंटेन ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ये हमारे देश में कितनी बार लगी है, तो आंसर होगा एक भी बार नहीं। यानी कि ये हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और दुआ कीजिएगा कि ना लगे, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसों की कमी हो जाती है, या फिर हमारी सरकार के पास पैसा कम पड़ रहा है, कि उसके पास इतना पैसा कम पड़ रहा है कि वो पब्लिक वेलफेयर के मैटर पे भी काम नहीं कर पा रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम नहीं कर पा रही है। पब्लिक वेलफेयर का मतलब होता है लोकहित के मामले, जो लोगों के भलाई के लिए काम होते हैं, वो भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले इसको लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट लगाएगा, यानी भारत का राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पे लगाएगा? तो हम सब जानते हैं एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम बात करें इमरजेंसी के बारे में, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, और किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे, ठीक है। अब ये क्या होगा? इंप्लीमेंट हो जाएगी। चूंकि ये जो इंप्लीमेंट उसी दिन ही हो जाती है जिस दिन राष्ट्रपति इसको लगाता है, लेकिन हमें इस इमरजेंसी को यानी कि विद इन 2 मंथ पास बाय बोथ हाउसेस, यानी कि हमें इसे सदनों से, यानी कि 2 महीने के भीतर हमें इसे सदनों से पास कराना होता है। और सदन कौन कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। और अगर ये पास हो जाती है तो देन ये जो लगेगी वो 6 मंथ के लिए लगेगी। कितने महीने के लिए लगेगी? 6 मंथ के लिए, यानी 6 महीने के लिए।
और अगर ये 2 महीने के अंदर पास नहीं हो पाई तो ये रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें लगता है कि भाई, या सरकार को लगता है कि भाई अभी कंडीशन बनी हुई है, क्राइसिस बना हुआ है, तो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है इसका टाइम बढ़ेगा, और जब इसका टाइम बढ़ेगा यानी कि इसका जब टाइम एक्सटेंड होगा, टाइम बढ़ेगा, तो हमें इसे, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे आगे चल के कि इन एवरी 6 मंथ पास बाय बोथ हाउस। ठीक है, हमें इसे हर 6 महीने बाद सदनों से पास कराना होगा, और उसके बाद फिर ये लग जाएगी 6 महीने के लिए। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, कि ये अधिकतम कितनी बार लगाई जा सकती है, तो इसका आंसर होगा नो लिमिट। इसकी कोई लिमिट नहीं है। केवल और केवल स्टेट इमरजेंसी की लिमिट है 3 साल, नेशनल इमरजेंसी की कोई भी लिमिट नहीं है, और ना फाइनेंशियल इमरजेंसी की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। अब चूंकि ये काम हो गया, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट पे इफेक्ट क्या सॉरी, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी से इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इसका जो आधार प्रभाव जो पड़ेगा, वो पड़ेगा सबसे पहला कि यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ फाइनेंशियल नहीं, सॉरी, फाइनेंस लिखेंगे ना, फाइनेंस। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार, देखो जहां पे हिंदी की जरूरत होगी मैं खुद लिख रहा हूं वहां पे हिंदी पे, है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्त के मामले में नियंत्रण करेगी। नियंत्रण, एक काम करो, कंट्रोल लिख देता हूं, है ना, हिंदी में कुछ लिख लेना, कंट्रोल करेगी। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कि यहां पे रिड्यूस ऑफ सैलरी का मतलब होता है वेतन में कटौती। अगर वेतन में कटौती होती है, वेतन में कटौती, और अगर वेतन में कटौती होगी तो किसके वेतन में कटौती होगी? जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और किस किस के वेतन में कटौती होगी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, क्लियर? अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। देखो, अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो बेस है, जो लगने का आधार है, वो केवल एक ही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि वित्तीय संकट। ठीक है, वित्तीय संकट। और हम सब जानते हैं कि वित्तीय संकट का मतलब होता है कि हमारे देश में पैसों की कमी हो जाए, हमारे पास इतना भी फंड ना हो कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम भी ना कर पाए, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी भी ना दे पाए, या कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि पैसों की वजह से होने हैं वो भी ना कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन बन जाती है, और फाइनेंशियल कंडीशन बनने पर, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, और हालांकि हमारे देश में ये एक भी बार नहीं लगाई गई। ठीक है, अब
अगर बाय द वे ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे प्रेसिडेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा, किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे, और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, हालांकि जिस दिन राष्ट्रपति इम्प्लीमेंट करता है वो उसी दिन ही हो जाती है लागू, लेकिन हमें इसको सदनों से 2 महीने के अंतराल पे, यानी 2 महीने के अंदर अंदर हमें यहाँ पे सदनों से भी पास कराना होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो ये 6 महीने के लिए इम्प्लीमेंट होती है। अगर बाय द वे लगता है कि अभी भी कंडीशन बनी हुई है तो देन वहां पे क्या होगा, वहां पे इसका टाइम को बढ़ा दिया जाता है, और वहां पे टाइम बढ़ाने के लिए हमें दोबारा से सदनों में पास कराना होगा, यानी कि हर 6 महीने बाद हमें सदनों से पास कराना होगा, और हमें 6 6 महीने का टाइम मिलता रहेगा। और अगर पूछ ले कि ये मैक्सिमम कितने समय तक के लिए लग सकती है, तो इसका आंसर होगा नो लिमिट, यानी कि कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है, इमरजेंसी लगती है, तो इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, ये पहला प्रभाव पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो जो राज्य सरकार होगी, उसको केंद्र सरकार वित्त के मामले में क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे रिड्यूस ऑफ सैलरी, यानी कि रिड्यूस माने होता है कटौती। ठीक है, यहाँ पे वेतन में कटौती होगी, और किस किस की सैलरी में कटौती होगी? जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है, और साथ ही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी में क्या किए जा सकते हैं, कटौती की जा सकती है, उनकी सैलरी में रिड्यूस की जा सकती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो बस कंप्लीट हो गया ये। अब चूंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बाय द वे फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो यहाँ पे और क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो वहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है, वॉर या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक, तो वहां पे हमारा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी सस्पेंड हो जाएंगे। और अगर आर्म्ड रिबेलियन के कारण जो है स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो वहां पे आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ करके सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल 360 में है, और ये हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी। इसका बेस होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि अगर हमारे फंड में पैसा नहीं है और पब्लिक वेलफेयर के लिए हम कोई फंड के पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी पैसा नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में वित्तीय संकट आता है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसको राष्ट्रपति इंप्लीमेंट करता है, किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। लेकिन जब ये लग जाती है तो आपको इसको दोनों हाउस से पास कराना होगा 2 महीने के भीतर भीतर, तब ये 6 महीने के लिए लागू हो जाती है। और अगर टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ सकता है, वहां पे आपको प्रत्येक 6 महीने पे आप इसको पास कराते रहिए सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से, यानी कि हम यहाँ पे पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये पास हो जाएगी, फिर 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। और ऐसे 6 6 महीने का टाइम करते करते आप कितना टाइम ले सकते हैं मैक्सिमम? तो आंसर होगा नो लिमिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम ड्यूरेशन, यानी कि अधिकतम समय नो लिमिट। और अगर इफेक्ट पड़ता है, अगर मान लीजिएगा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इमरजेंसी लगती है, तो इफेक्ट पड़ेंगे कि जो हमारी राज्य सरकार होगी उसको कौन कंट्रोल करेगी? केंद्र सरकार करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट है, सॉरी, जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय हैं और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सैलरी में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। और प्रेसिडेंट
टॉपिक कंप्लीट होता है मेरी तरफ से, ठीक है। अब मैंने आपको सभी चीजें करा दी हैं, ठीक है ना। हालांकि दो तीन बातें मैं आपको इसमें आगे चल के बताऊंगा, जैसे राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो एक उपलब्धि के रूप में मिलती है, लेकिन ये आपके एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी में फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और फैक्ट ये कुछ ज़्यादा डीप फैक्ट हो गया है, तो इतना डीप नहीं पूछता है एसएससी सीजीएल में भी और बैंकिंग में भी, ठीक है। पीसीएस में पूछ सकता है। तो मैं फिर क्या काम करूंगा, चूंकि अगर मैं इस टॉपिक पे और एडवांस चीज़ें बताऊंगा, हालांकि एडवांस तक मैंने कराया है, अगर और चीज़ें बताऊंगा तो वो सिविल सर्विस तक पहुंच जाएंगी, और चूंकि इसमें सिविल सर्विस वाला तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात कि अभी हमें पूरी जीएस पढ़नी है, हमें पूरी पॉलिटी पढ़नी है। अगर आपकी इच्छा होगी कि नहीं हम तो पॉलिटी बहुत ऐसी बनना करना चाहते हैं कि आईएएस का भी मेंस हो तो वो भी लिख दे, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर नया बैच लॉन्च कर दूंगा, तो आप वहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, और बाकी मैं आपको किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में मुझे आपको पॉलिटी का अपडेट भी कराना है कि भाई अब हाल ही में कौन मंत्री है, कौन क्या है, वो सभी बातें करानी है। किसी की सैलरी में तो परिवर्तन नहीं हुआ, अब हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, अभी हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा राज्य कहाँ पे जो है आया है, कहाँ पे उसको एडॉप्ट किया गया है, वो सभी चीज़ें मुझे पढ़ानी है। पहला राष्ट्रपति कौन था, अब कौन है ना, 15वां राष्ट्रपति कौन था, ये सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा के चलूँगा। फिर मैं आपको हर टॉपिक के एडवांस लेवल की चीज़ें बताता चलूँगा, जो एक दूसरे लोगों से आपको अलग करेगी, ठीक है। चलिए, तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब हेडिंग डालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और आपका प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर तो हुई होंगी काफी सारी बातें, है ना। चलिए, तो भाई हेडिंग डालिए वाइस प्रेसिडेंट, और हम सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो हेडिंग डालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करें प्रीफरेंस के हिसाब से, एक वरीयता के हिसाब से, तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं वो मिस्टर रामनाथ कोविंद है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें सेकंड सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ें तो मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें आप ऐसी याद कर लीजिए कि जो हमारा, क्योंकि पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि बताइए सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, लेकिन एज ए नॉलेज के रूप में आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब मैं आपको वरीयता पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक है वरीयता का, यानी प्रीफरेंस का, कि भाई राष्ट्रपति कौन से स्थान पे आता है, अटॉर्नी जनरल कौन से स्थान पे आता है, तो वो एक रैंक पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे बातें, ठीक है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो आता है वो दूसरे स्थान पे आता है। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि इसका जो आर्टिकल होगा वो 63 होगा, ठीक है। और आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश का एक ही उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और हम इसको दिखावटी महामहिम भी कहते हैं, क्योंकि इसके पद के लिए कोई भी काम नहीं होता। यानी अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ऐसा कौन सा पद है जिस जिसका उस पद के लिए कोई काम नहीं होता, तो विच नोन एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का अपने पद के लिए कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो इसके केवल दो ही काम होते हैं। और पहला काम होता है, हम सब जानते हैं कि इसका पहला काम होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का उपसभापति, पहला, सॉरी, राज्यसभा का सभापति।
और दूसरा काम होता है इसका एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि कार्यकारी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में, तो इसका जो मेन काम होता है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में होता है, और इनको जो वेतन मिलता है, जो इनको सैलरी मिलती है, वो राज्यसभा के चेयरमैन के लिए मिलती है, यानी कि चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा के लिए मिलती है। यानी कि इनका अपने पद के लिए, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी काम नहीं होता, और ना ही इनको सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। इनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे मिलती है, और अगर वो काम कर रहे हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, तो फिर उनको प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी मिलेगी। एक बार फिर से समझेंगे कि इनको जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, इनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के पद के लिए मिलती है, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति के पद के लिए मिलती है। और वहीं अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको जो सैलरी मिलती है वो कार्यकारी यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के तौर पे मिलती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, अगर वो उनका पद किसी कारण से खाली हो जाए तो वहां पे कौन बैठेगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट के जो भी भत्ते हैं, जो भी उन्हें सैलरी है, जो भी उन्हें एक तरीके से जो भी उन्हें सुविधाएं मिली हुई है वो सारी मिलती है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो किस टाइप का होता है? तो ये होता है बच्चे एक्स ऑफिशियो। क्या होता है? एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। और हम सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि इसका मतलब होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 64। और ये जो सोर्स है ये हमने कहां से लिया है? तो आप जानते हैं कि ये सोर्स हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, यूएसए से लिया है। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राज्यसभा के सभापति कैसे होते हैं, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सभापति। अब बात आती है कि ये पूरा कंसेप्ट कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 64 में लिखा है। और ये कंसेप्ट हमने लिया कहाँ से? तो यूएसए से लिया। और इस पूरे लाइन का मतलब इंग्लिश में होगा वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर हिंदी में बोलेंगे उपराष्ट्रपति सभापति के पदेन सभापति कहलाते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं। अब क्या होगा? अब यहां पे डाउट बन के आएगा कि ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब है क्या? तो अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो का मतलब, तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति एक्स ऑफिशियो होता है, कोई व्यक्ति पदेन होता है, तो उसका वो पद ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं, उन्हें चेयरमैनशिप के लिए कोई भी शपथ नहीं लेनी होती। जैसे हम बात करें पीएम के बारे में, तो जो पीएम होता है वो नीति आयोग का क्या होता है? ऑटोमेटिकली ही अध्यक्ष बन जाते हैं। वो
नीति आयोग के लिए किसी भी तरह की कोई शपथ नहीं लेते, उनका ना ही कोई इलेक्शन होता है, ना ही वो नॉमिनेट होते हैं, ना ही वो इलेक्ट होते हैं। जैसे ही वो पीएम पद की शपथ लेते हैं तो वैसे ही वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के अध्यक्ष भी बन जाते हैं, यानी कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। तो जब उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने शपथ ली तो ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाए जाते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि अगर हम बात करें केवल और केवल पदेन के बारे में, यानी कि एक्स ऑफिशियो के बारे में, तो इसके लिए किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट नहीं होता, यानी कि इनको नॉमिनेट नहीं करेंगे राज्यसभा के सभापति बनने के लिए, ठीक है। ना ही इनका कोई अपॉइंटमेंट होगा, ना ही ये अपॉइंट होंगे, ना ही ये इलेक्ट होंगे, और ना ही ये क्या होंगे, और ना ही ये जो है इनका किसी भी तरीके से ना ही कोई इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा हमारे जो अभी हाल ही में जो उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनने के लिए कोई शपथ नहीं दिलाई गई, उनको किसी भी तरीके से कोई अपॉइंट नहीं किया गया, उनको इलेक्ट नहीं किया गया। इलेक्ट का मतलब होता है निर्वाचित, उनको कोई निर्वाचित नहीं किया गया। अपॉइंटमेंट का मतलब उनकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। नॉमिनेट का मतलब उनको मनोनीत नहीं किया गया, ठीक है। सिलेक्ट यानी कि उनका किसी तरीके से चयन नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और इसी बात को हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला सवाल बनता है कि क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, यानी कि ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे? तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है, इसका आंसर होगा नो। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम बात करें एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में क्या काम होता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम ये होता है कि अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो पद है वो किसी तरीके से खाली हो जाए, चाहे उनकी डेथ हो जाए, चाहे वो अपना त्याग पत्र दे दें, या उनके ऊपर आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा दिया जाए, तो देन राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है, यानी कि उसका पद खाली हो जाएगा। और जब वहाँ पे पद खाली हो जाएगा तो प्रथम प्रीफ्रेंस के हिसाब से किसको मौका मिलेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और किस रूप में काम करेगा ये? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे अगर सबसे पहले नंबर आएगा वाइस प्रेसिडेंट का, और अगर वो नहीं है तो फिर सीजेआई का, और अगर वो भी नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर है बात? चलिए कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। इसमें कोई डाउट बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ी सी और बातें, है ना। इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। अब ध्यान से समझना। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ा सा और विस्तार में बात करें, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे, हम सब जानते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे? तो आंसर होगा नो, ठीक है। क्या वो ऑर्डिनरी वोट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण मत डाल सकते हैं? तो आंसर होगा नो। और तीसरा होगा, क्या वो कास्टिंग वोट, यानी कि निर्णायक मत डाल सकते हैं सदन में? तो आंसर होगा यस। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है।
देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, वो सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि अपने सदन यानी कि राज्यसभा का सदन नहीं होता। ठीक है, वो राज्यसभा का सदन नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, क्या वो राज्यसभा के सदस्य होंगे? तो आंसर होगा नो। दूसरा पॉइंट है ऑर्डिनरी वोट, क्या वो सदन में ऑर्डिनरी वोट यानी कि साधारण मत डाल सकते हैं? मतलब सदन में वोटिंग डल रही है तो क्या वो उसमें वोटिंग कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है। कास्टिंग वोट यानी कि क्या वो निर्णायक मत डाल सकते हैं? अब हमें समझना होगा कि निर्णायक मत का मतलब क्या होगा और ऑर्डिनरी वोट का मतलब क्या होगा। देखो, साधारण मत वो होते हैं जहां जो सदन के लोग डालते हैं, जो सदन के लोग डालते हैं, वोटिंग जो होती है सदन में, वो ऑर्डिनरी वोट होती है यानी कि साधारण मत होती है। लेकिन निर्णायक मत में क्या होता है? निर्णायक मत का मतलब होता है कि सपोज दैट कोई बिल आया, अब उस बिल पे या कुछ भी वहां पे वोटिंग हुई, उस सदन में कोई वोटिंग चल रही है मान लो किसी भी मैटर पे। अब पता चला है कि कुछ पक्षों ने उस पे 50% ने यस कह दिया, 50% ने नो कह दिया, तो वो तो कंडीशन 50% 50% यस और 50% नो, तो फिर डिसीजन कैसे हो? तो ऐसी कंडीशन में उस चीज को ऊपर नीचे करने के लिए वहां पे जो हेड ऑफ हाउस होगा, और राज्यसभा का हेड कौन होता है? चेयरमैन। तो फिर वो निर्णायक मत डालेगा, फिर वो डालेगा निर्णायक मत और उसको बैलेंस करेगा। अगर वो कर देगा यस की तरफ डालेगा तो वो यस हो जाएगा, और नो की तरफ डालेगा तो वो नो हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी कि जब कंडीशन ऐसी बन जाए कि जहां पे वोटिंग 50-50% हो जाए, 50% यस 50% नो, तो वहां पे तब हेड ऑफ हाउस वोटिंग करता है। किसके रूप में? निर्णायक मत के रूप में। ठीक है, यानी अगर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग में और चला जाऊं तो ये जो ऑर्डिनरी वोट होती है वो केवल और केवल मेंबर ऑफ हाउस यानी कि सदनों के सदस्यों के द्वारा होती है, सदनों के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें कास्ट वोट के बारे में, तो ये जो वोट होती है वो हेड ऑफ हाउस यानी कि जो सदनों के प्रमुखों, प्रमुखों का मतलब होता है कि अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो वहां पे होगा कौन? वहां पे हेड कौन होगा? लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा का हेड कौन होता है भाई? राज्यसभा का हेड होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का उपसभा सॉरी राज्यसभा का सभापति। ठीक है भाई, चलिए कंप्लीट हो गया कंसेप्ट। अब हम कल बात करेंगे और कल इसके बारे में चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं। और अब ना टॉपिक आपके ऐसे चलेंगे कि 2-3 दिन में कंप्लीट, जैसे कल चलेगा, परसों चलेगा और कंप्लीट, परसों कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे लोकसभा चलेगी वो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, राज्यसभा भी। बस सबसे लंबे जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट का है और जुडिशरी का है, थोड़ा सा जो है फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ठीक है, और 2-3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी संविधान संशोधन है। बस यही थोड़े से जो है बड़े टॉपिक है, बाकी तो सभी टॉपिक 2-3 दिन में कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस बार को इसको मैं एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, उसको साधारण वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता। और ये साधारण वोट जो सदन में सदन के जो सदस्य होते हैं ना, केवल वही डालते हैं, यानी कि यानी कि मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, और कास्टिंग वोट डाल सकता है क्या जो है सभापति? तो यस बिल्कुल डाल सकता है। क्यों?
क्यों डाल सकता है? क्योंकि जो कास्टिंग वोट होते हैं वो हेड ऑफ हाउस के लिए होता है। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में अगर निर्णायक मत डलेंगी, यानी कि कास्टिंग वोट डलेगी, तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा डलेगी, और राज्यसभा में डलेंगे तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए। और मैंने आपको बताया है कि कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब 50% हाँ हो और 50% ना हो, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए, या तो जिस तरफ भी हेड ऑफ हाउस वोटिंग कर देता है वो फैसला मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, और टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। ठीक है, और एमसीक्यू जरूर कर लेना याद करके, क्योंकि जिस दिन मैंने पूछना चालू कर दिया ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए, ठीक है, बाय, मिलते हैं।